वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल ऑफ यू। बेटा देखो, आज एक नोटिस तुम लोगों के लिए है। सबसे पहले उस नोटिस को आप लोग जान लीजिए। तो नोटिस ये है कि आज 10 बजे, आज अभी जो हम लोग क्लास ले रहे हैं इसमें जब 10 बजेगा तो 2 मिनट के लिए कंडोलेंस है, ओनली 2 मिनट्स, मीन्स 10 to 10 to इतने समय तक के लिए हमको 2 मिनट स्टैंडिंग होके प्रे करना है उनके लिए जिन्होंने कोरोना महामारी के चलते अपने जान गंवा दिए हैं। देश के उन लोगों के लिए हमें 2 मिनट के लिए प्रे रखना है। और ये अभी जब हम पढ़ा रहे होंगे तो जब 10 बजेगा तो उसमें हम और आप 2 मिनट के लिए खड़े होके 2 मिनट के लिए मौन रखेंगे। ठीक है? ओके, यहां तक बात क्लियर? ओके, चलिए फिर नाउ हम आते हैं अपने टॉपिक पर जो हम लोग कल पढ़ रहे थे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल, ये बताइए। हरिहर काका हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, बोलिए। सबको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? बोलिए, स्क्रीन दिख रहा है? सर दिख रही थी, आपने बंद कर दी। अब दिख रहा है? बोलिए। नो सर। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। अब अच्छा, इसमें हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं, कहाँ तक पढ़ चुके हैं बेटा, इधर हमको बता दीजिएगा। तो पेज 30 तक। कहाँ तक हो गया था लास्ट में? पेज 12 कंप्लीट हो गया था। पेज 12 पैराग्राफ कौन सा है, पढ़ के बताइए। तो पैराग्राफ अंतिम कहाँ तक हम पढ़ाए थे? बोलिए, यहां तक हो गया था शायद ना? सर पेज 12 भी हो गया। अच्छा, यहां तक हो गया था। ये पेज कंप्लीट हो के मुंह बंधे हुए थे यहाँ। अच्छा अच्छा, मुंह बंधे हुए थे, ये यहां से पढ़ना था। काका को बंधन मुक्त किया गया, यहां से हो गया, ये हो गया था। मतलब यहां से पढ़ना है। हरिहर काका ने देर तक बयान दर्ज कराए, यहां से पढ़ना है। ओके, चलिए, सबके पास बुक है ना? चलो देखो, आगे लेखक लिखते हैं मिथिलेश्वर जी कि हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। उनके शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। अब भाई, कोई भी व्यक्ति होगा, जिस किसी भी व्यक्ति के साथ अगर इस तरह की घटना घटी और लोग इस तरह का व्यवहार करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उस व्यक्ति के प्रति बेटा बात नहीं, उस व्यक्ति के प्रति उसके मन से नफरत की ही भावना निकलेगी। तो यही काम हरिहर काका के भी साथ हुआ था, क्योंकि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था। जो मंदिर के पुजारी उन्होंने दुर्व्यवहार किया था, तब उन्होंने क्या किया था कि उस दुर्व्यवहार वाले साधुओं के प्रति
उनके मन में नफरत की भावना थी और बयान दर्ज कराना माने उनके साथ क्या क्या घटना घटी थी, उन्होंने पूरी बातें पुलिस को बताई। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। इस बार उन्हें दालान पर नहीं घर के अंदर रखा गया था, किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोकर छिपाकर। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सुरमा थे सबको बुला लिया गया था, हथियार जुटा लिए गए थे, 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। अगर किसी आवश्यक कारणवश काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांट ली थी, आधे लोग सोते तो आधे लोग जाकर पहरा देते। अब देखिए, जब से ये घटना घटी हरिहर काका के घर में और जब वो ठाकुर बाड़ी से सुरक्षित वापस आए, तब से उनकी सुरक्षा और बढ़ा दी गई। होता है ना कि जब कभी एक बार हमला हो जाता है तो दूसरी बार के लिए आदमी चौकन्ना हो जाता है। तो हरिहर काका को एकदम बहुमूल्य वस्तु की भांति रखा जाने लगा और उनके रिश्तेदारी में जितने भी हट्टे कट्टे लोग थे उन सबको बुला लिया गया था और हथियार भी जुटा लिए गए थे और 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे, ताकि अब कभी भी ऐसी घटना अगर कोई घटती है तो उसके लिए हम लोग तैयार रहें। ठीक है। और उन लोगों ने अपनी अपनी ड्यूटी बांध रखी थी। आधे दिन ये लोग सोएंगे तो आधे रात ये लोग सोएंगे, मतलब आधे लोग सोते तो आधे लोग जागते। और किसकी सुरक्षा में? केवल हरिहर काका की सुरक्षा में। यहां तक क्लियर? बोलिए। इधर ठाकुर बाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खूंखार लोग ठाकुर बाड़ी में आ गए थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुर बाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया। हरिहर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही 2 वर्गों में बंट गया था। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी थी। जब से हरिहर काका के साथ घटना घटी, पूरे गांव का माहौल लगभग बदल सा गया था। और जो छोटे छोटे बच्चे पहले जाके ठाकुर बाड़ी में खेलते थे, सब कुछ करते थे, अब उन्होंने ठाकुर बाड़ी की तरफ जाना भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उन लोगों को लगता था कि ठाकुर बाड़ी जाने से अब कोई फायदा नहीं है। फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि उनको लगता था कि अगर ठाकुर बाड़ी वो जाते हैं तो जिस तरह से हरिहर काका के साथ हुआ, कहीं ऐसा न हो कि उनके भी साथ ये चीजें हो जाएं। यहां तक क्लियर सबको? बोलिए। अच्छा, इसके बाद क्या होता है आगे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा एकदम। बेटा बात नहीं, कौन बात कर रहा है? अब कहते हैं कि अब हरिहर काका एक सीधे साधे भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं, उसकी वजह इन लोगों के साथ उनके सगे भाई का संबंध नहीं बल्कि उनकी जायदाद है, अन्यथा वो उनको पूछते तक नहीं। देखो, एक बार जब किसी व्यक्ति के ऊपर आपदा आ जाती है ना, तो वह व्यक्ति बड़ा अनुभवी हो जाता है। कहते हैं कि संघर्ष मनुष्य को महान बनाता है। तो हरिहर काका भी अब जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं, केवल अपने जायदाद को लेकर। अब उनके जायदाद पर उधर ठाकुर बाड़ी की भी नजर है, उधर उनके भाइयों की भी नजर है। अब वही हरिहर काका जो पहले बहुत सीधे साधे हुआ करते थे, अब वो समझदार हो गए हैं। अब वो समझ चुके हैं कि जो लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा करने के पीछे कारण क्या है। ठीक, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, और अब वो समझ गए कि ये जो आज हमारे भाई बने फिर रहे हैं, ये हमारे भाई नहीं बल्कि ये हमारे जायदाद के लिए हमारे भाई बने फिर रहे हैं। और वैसे ही कितने बड़े भाई हैं ये तो हम जानते हैं। ये कौन सोच रहा है? हरिहर काका सोच रहे हैं
कि जायदाद के लिए केवल ये हमारे साथ, ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ तक बात क्लियर? Yes, sir. किसी कोई दिक्कत तो बताएगा। No, sir. चलिए, नहीं दिक्कत तो बड़ी अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। हरिहर काका को अब सब नजर आने लगा था। महंत की चुकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है, उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है। साधु के बाने में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी है। ठीक, अब देखिए, हरिहर काका जब इस घटना को देखते हैं, समझते हैं, तो उनको सब कुछ ज्ञान हो जाता है। अब वो महंत जी के बारे में भी जान जाते हैं कि जो वास्तव में महंत बने बैठे हैं, हकीकत में ये सब क्या है, झूठ का चोंगा पहने हुए हैं। इनके पास कुछ है नहीं, ये धर्म के नाम पे लोगों को लूटते हैं। इनको परमार्थ माने दूसरे के लाभ से कोई मतलब नहीं है, केवल अपने स्वार्थ से मतलब है। लिखते हैं नीचे नजर कि निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग, मतलब अपने काम की सिद्धि के लिए वो साधु बन जाते हैं, पूजा पाठ करने का ढोंग करते हैं। साधु के बाने में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, मतलब जितने लोग ठाकुर बाड़ी में साधु सन्यासी बने फिरते हैं, वो सब कैसे हैं, लालची हैं, लोभी हैं, कुकर्मी हैं, मतलब गलत रास्ते पर चलने वाले हैं। यहां तक क्लियर? कहते हैं कि छल, बाने माने कपड़ा, साधु के लिबास में, लिबास माने कपड़ा। ठीक, कहते हैं कि बल, छल, कल किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुर बाड़ी को इन्होंने माध्यम बनाया है, एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास न किया जा सके। इसलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब महंत को वे अपने पास फटकने तक नहीं देंगे, साथ ही अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे, लोग निकाल कर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं। अब देखिए, महंत जी के बारे में उनकी धारणा क्या बन गई है कि ये लोग बिना मेहनत का धन अर्जित करना चाहते हैं, बिना परिश्रम से लाभ कमाना चाहते हैं। और इन सब के लिए उन्होंने क्या किया है कि ठाकुर बाड़ी, जो उनके गलत इरादे हैं, उन सब के लिए ठाकुर बाड़ी को माध्यम बनाकर ठाकुर बाड़ी में रहते हैं, लोगों को बहकाते हैं और अपना खर्चा चलाते हैं। और कहते हैं कि हरिहर काका, अब देखिए जो हरिहर काका है वो एकदम दृढ़ निश्चय एकदम कर चुके हैं कि वो जमीन किसी को नहीं देंगे, न तो ठाकुर बाड़ी में देंगे और न अपने भाइयों को, जीते जी। क्यों? अगर कहते हैं कि अगर वो किसी को अपने पास फटकने दिए या जमीन के लिए किसी को लिख दिए अपनी जमीन, तो फिर वो दूध की मक्खी का हाल क्या होता है, लोग उसको निकाल के फेंक देते हैं और दूध पी जाते हैं। तो कहते हैं कि अगर उन्होंने अपनी जमीन किसी को दे दी तो फिर वो दूध के मक्खी हो जाएंगे, लोग निकाल कर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं। ठीक, और बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा, मतलब जो जीवन के अंत अवस्था में जो दुख होता है वो उनसे सहा नहीं जाएगा। यहां तक क्लियर? सबको क्लियर? अर्पित? चलो, लेकिन हरिहर काका कुछ और सोच रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। ठाकुर बाड़ी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था, उसी दिन उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजों के नाम लिख दें, और जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही रास्ता है। अब हरिहर काका क्या सोच रहे हैं कि मैं अपनी जमीन किसी को नहीं दूंगा जब तक मैं जी रहा हूं। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो उनकी सुरक्षा के लिए उनके घर में उनके रिश्तेदार नातेदार आए हैं, वो सब उनको विधिवत माने बैठ के समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि काका अब आप अपनी जमीन अपने परिवार में अपने भतीजों को, अपने भाइयों को लिख दीजिए, क्योंकि इससे बचने का आपके पास और कोई उपाय नहीं है। और जब तक आप जमीन नहीं लिखेंगे
तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि माने होता है गिद्ध बहुत दूर तक देखता है गिद्ध बहुत दूर तक देखता है, तो गिद्ध दृष्टि माने हमेशा एकटक निगाह लगाना। तो उनके परिवार वाले समझाते हैं कि जब तक आप नहीं लिखेंगे, आपके ऊपर जो ये खतरा मंडरा रहा है, इससे मुक्ति आपको तब मिलेगी जब आप अपनी जमीन को क्या करेंगे, किसके नाम लिखेंगे, परिवार वालों के नाम। सुबह, हाँ, सुबह दोपहर शाम रात गए तक यही चर्चा, लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते, कहते मेरे बात तो मेरी जायदाद इस परिवार को शुक्र मिल जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है। अब देखो पूरा परिवार उनको बैठ के समझाता है कि ऐसे है तो ये है तो वो है, लेकिन हरिहर काका एक चालाक आदमी, अब वो समझ गए हैं। अब वो कहते हैं कि भाई जब मैं मर जाऊंगा तब तो जाहिर सी बात है कि जमीन के हकदार आप लोग हो जाएंगे, आप लोग क्यों परेशान कर रहे हैं। और दूसरी बात कि जो महंत ने हमसे जबरी अंगूठे का निशान ले लिया है कागज पे, उसके खिलाफ हमने मुकदमा कर रखा है, तो महंत तो लेने से रहे, और रही बात आपको जमीन देने की, तो वो तो मेरे मरने के बाद स्वतः आपकी हो जाएगी। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? भाई जब समझाते समझाते हार गए, देखो आगे देखो, भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने दबाव देना और डांटना शुरू कर दिया, लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया कि जिंदगी में वह नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो रूप महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया। अब हम लोग थोड़ा सा बेटा दो सबका हम वीडियो सब लोग अपना ऑन करो और 2 मिनट के लिए प्रे करो। 10 बज गए हैं, घड़ी के टाइम से सब लोग अपना वीडियो ऑन करो, ठीक, और 2 मिनट के लिए ऑन रखते हैं। सब लोग वीडियो ऑन करो तुरंत। हाँ देखो, जब उनके भाई लोग जब बहुत समझाए और जब उन्होंने नहीं माना हरिहर काका ने, तब उनके भाई भी अब उनको डांटना शुरू किए, और अंत में एक दिन ऐसा आया कि वो लोग भी ठाकुरबाड़ी का रूप धारण कर लिए। ठीक, यहाँ महंत और उनके सहयोगी कहाँ रहते थे, ठाकुरबाड़ी में, और रूप क्या धारण किए थे कि उनको बंदी बना लिए थे। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे और कह रहे थे सीधे मन से कागजों पर जहां जहां जरूरत है अंगूठे का निशान बनाते चलो, अन्यथा मार कर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे, गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलने पाएगी। अब देखो हरिहर काका के साथ कितना बड़ा धर्म संकट है। अगर जमीन नहीं लिखते हैं तो ठाकुरबाड़ी वाले मार डालेंगे, यहां नहीं लिखते हैं तो परिवार, मतलब परिवार वाले ने वो रूप बनाया कि जो दिन भर उनकी सुरक्षा उनकी सेवा में लगे रहते थे, अब कंडीशन क्या हो गई है कि अब उन्होंने हरिहर काका को जबरदस्ती बंदी बनाया और उनसे क्या उनको हड़काया। क्या कहते थे कि सीधे मन से कागजों पर जहां जहां जरूरत हो अंगूठे का निशान, मतलब जहां जहां आवश्यकता हो अंगूठे का निशान दे दीजिए, अन्यथा यही मार कर गाड़ देंगे और गांव वालों को पता नहीं चलेगा। हरिहर काका अब तो एकदम उनको लगा कि काटो तो खून नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जब इंसान एक बार विपत्ति झेल चुका होता है तो अंदर से बहुत मजबूत हो जाता है। तो आगे लेखक लिखते हैं कि अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। ठीक, अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वर्ण करने के लिए तैयार हो जाता है। हरिहर काका ने सोच लिया कि ये सब एक ही बार उन्हें मार दे वह ठीक होगा, लेकिन अपनी जमीन लिखकर रमेशर की विधवा की तरह शेष जिंदगी में घुट घुट कर मरे, यह ठीक नहीं होगा। देखिए, अगर पहले वाली बात, चूंकि इस तरह की एक घटना हरिहर काका झेल चुके हैं,
कब झेल चुके हैं? जब ठाकुर बारी के लोग उनको उठा ले गए थे। कहते हैं कि अज्ञान की स्थिति में, देखो जब मनुष्य को जानकारी नहीं होती है तो मृत्यु से बहुत डरता है, लेकिन जब उसको पता चल जाता है कि मृत्यु सत्य है तो मृत्यु से नहीं डरता, और एक बार तो वह काल से भी लड़ सकता है। अब हरिहर काका इन्होंने सोच लिया था क्या कि ये लोग इन्हें मार दे वो चलेगा, परिवार वाले हरिहर काका को मार दे वो उनको फिट बैठ रहा है, लेकिन जीते जी वो इतना दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि वो जमीन नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे। और रमेशर उनके गांव में व्यक्ति था, वो मर गया था, उसकी विधवा, उसकी पत्नी थी, विधवा हो गई थी, और कहते हैं कि रमेशर की विधवा की तरह से जिंदगी में घुट घुट कर मरे, यह ठीक नहीं होगा। मतलब कि जिस तरह से रमेशर की पत्नी विधवा हो जाने के बाद अपनी पूरी जिंदगी घुट घुट कर जी है, उस तरह से जिंदगी बिताना मैं पसंद नहीं करूंगा, भले ही मेरे घर वाले मुझे एक बार मार दे वो चलेगा। रमेशर की विधवा को बहला फुसलाकर उससे हिस्से की जमीन रमेशर के भाइयों ने लिखवा ली। शुरू में तो उसका खूब आदर मान किया, लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों जो खाना देते उन्हें अखरने लगा। अंत में तो उसकी वह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते। हरिहर काका को लगता है कि अगर रमेशर की विधवा ने अपनी जमीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखारते होते। देखो रमेशर की विधवा का दृष्टांत हरिहर काका के मन में इसलिए आ जाता है कि रमेशर के पास भी जमीन थी और उनके मरने के बाद उनके परिवार के लोगों ने उनकी पत्नी से जबरदस्ती या साइन करा के या बहला फुसला करके जमीन ले लिया, और शुरू में तो सेवा की कुछ दिनों तक, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उन दोनों ने परिवार वालों ने रमेशर की विधवा को बहुत दुख दिया, और अंत में उसकी दुर्गति, मतलब उसकी ये दशा हुई कि लोग सिहर जाते, मतलब तमाम तरह के अत्याचार किए रहे होंगे। तो वही सब बातें सोच को हरिहर काका को लगता था कि इस तरह की अगर उन्होंने जमीन नहीं लिखी होती रमेशर की विधवा ने तो उसकी यह दुर्गति नहीं होती, तो इसलिए मैं भी अपनी जमीन को नहीं लिखूंगा। यहां तक सबको समझ में आया? ठीक, चलिए एक दो क्लास इसको और लगेगा, उसको खत्म कर देंगे। ठीक है बेटा, बोलिए। चलो ठीक है, और कुछ पूछना है तुम लोगों को तो पूछ लो, इस पार्ट से कुछ भी पूछना है तो पूछो।